गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब हम चलते हैं नाको के लिए। तो आज हम नाको लेक चलेंगे और घीव टेम्पल चलेंगे। हम यहाँ से ब्रेकफास्ट करके नहीं चलेंगे, तो हम रिकोंग पियो पे जाके ही ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चलते हैं फिर। बाय बाय कल्पा, बाय। बहुत अच्छा लगा मुझे कल्पा में आके। रिकोंग में जाके मुझे एक बहुत अच्छी शॉप दिखी जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी और मैं ऑलरेडी ले चुकी थी, इसीलिए मैंने नहीं ली। स्टार्टिंग में रास्ता बहुत ब्यूटीफुल आया, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और फिर रास्ते में ये जो ब्रिज आया है, यहाँ ब्रिज की स्टोरी ये है कि यहाँ पे ना जो गवर्नमेंट के लोग थे ना, वो इंस्पेक्शन करने आए थे ब्रिज की जब ये नया बना था। बट वहाँ पे सडनली इतनी ज़्यादा सतलुज नदी में बाढ़ आई कि वो सब बह गए और सबकी डेथ हो गई। तो इसीलिए उन सबके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। हमने ये जो नाको के लिए हमने रास्ता लिया था कल्पा से, तो हमने उसको बहुत इन्जॉय किया। बहुत सुंदर रास्ता था, स्टार्टिंग का ही सुंदर था। लाइक आगे का मैं आपको बताती हूँ क्या क्या रास्ता था। और रास्ते में ना नेटवर्क्स चले जाते हैं एक डेढ़ घंटा के लिए। तो बिल्कुल नेटवर्क, अगर आप जियो का फ़ोन लेके चल रहे हो, जियो का नंबर है तो वो बहुत अच्छा चलता है। अगर अदरवाइज़ आपके पास दूसरे नंबर है, एयरटेल है, कोई और है, तो उसके नेटवर्क्स जाते हैं। मतलब वो तो ज़्यादा टाइम के लिए जाएंगे। मेरा तो जियो था तो ऑलमोस्ट चल ही रहा था, बट 1 घंटे के लिए मेरा नेटवर्क चला गया था। तो बट फिर हमें पो में एक पेट्रोल पंप मिला जहाँ पे गाड़ी फुल करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट हमें पेट्रोल पंप मिलना था काजा में। और उसके बीच में हमें ताबो भी घूमना था, घीव टेम्पल भी घूमना था, जो कि बहुत दूर था। और काजा के रास्ता इतना सुनसान है ना, आपको बहुत कम गाड़ियाँ मिलेंगी वहाँ पे जाती हुई। और बहुत ज़्यादा हाइट पे पहाड़ों पे हमें ड्राइव करनी थी, तो इसीलिए पो का जो लास्ट पेट्रोल पंप आता है वहाँ पे पेट्रोल डलवाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डायरेक्ट काजा में पेट्रोल पंप मिलता है। तो हमने वहाँ से पेट्रोल पंप फुल करवा लिया था। जैसे ही आप जैसे हम कल्पा में थे, वहाँ के पहाड़ों में ग्रीनी थी, है ना, लाइक ग्रीन सब कुछ था। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो पहाड़ पत्थर के होते चले जाते हैं और ग्रीन गायब हो जाते हैं, ग्रीनी एरिया निकलता चला जाता है। और धीरे धीरे वो पत्थर ना बड़े खूंखार सा रूप लेके रखते हैं। लाइक पहाड़ वो डरावने लगते हैं, क्योंकि बिल्कुल पत्थर के और अजीब से लगते हैं, बिल्कुल सुनसान। वहाँ पे ऐसे लगता है कोई जीवन नहीं है उन पहाड़ों में। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो पत्थर अलग होते चले जाते हैं। मतलब हर एक जगह अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रही है पहाड़ों को।
मतलब हम जितना आगे जाते जा रहे थे पहाड़ों की लुक बदलती जा रही थी। ये एरिया के अंदर है ना, ये जो है सतलुज नदी है जो चाइना की तरफ से आती है, राइट। और वो जो सामने है वो स्पीति रिवर आ रही है। दो नदियाँ साथ में मिल रही हैं। देखो दो कलर है इनके, एक का ब्लू है और एक का मिट्टी वाला कलर, ब्राउन कलर। दो कलर की नदी एक साथ बह रही है, एक सतलुज नदी और स्पीति नदी। तो ये खाप ब्रिज के नीचे से दो नदियाँ मिलती हैं जाके, वहाँ से चाइना शुरू हो जाता है। लाइक यहाँ बॉर्डर है तो वो ऑलमोस्ट चाइना ही है उधर का एरिया। और यहाँ वहाँ से एक सतलुज नदी आती है और वहाँ से स्पीति नदी आती है। तो दो नदियाँ मिलके एक नदी हो रही है ये। और इन दोनों के कलर देखो, दोनों साइड से बह रही है, एक ब्लू एंड एक ब्राउन। ये मतलब मेरा बड़ा मन था ये चीज़ देखने का कि दो नदियाँ जब साथ में मिलती हैं। ये देखो कलर, ये जो एरिया है ये ऑलमोस्ट कहते इधर से चाइना ही शुरू हो जाता है। तो ऑलमोस्ट ये चाइना ही का ही एरिया माना जाता है। ओके दो नदी बह रही हैं, एक सतलुज नदी एक स्पीति नदी। ये जो पहाड़ है ना, इसके पीछे वाला पहाड़ है वो चाइना का है, राइट। और हम यहाँ पे ना स्पीति में जब बाढ़ आई थी तो ये मंदिर है, ये मंदिर, ये इसको कुछ नहीं हुआ था। बाकी ये सब जो जितना भी एरिया था ना सब डूब गया था। यहाँ पे सब ढाबा वगैरह बने हुए थे, सब डूब गया था। और ये जो मंदिर है ना ये नहीं डूबा था, इसलिए इसकी मान्यता है, इसको मंदिर को कभी कुछ नहीं हो सकता। जय माता दी। जो नाको जाओगे ना आप कल्पा से, जो आगे आगे बढ़ते जाओगे तो आपकी गाड़ी ना हाइट पे चलती चली जाएगी। और सिंगल रोड है, लाइक आगे से अगर कोई गाड़ी आ जाए तो हमें बहुत पीछे कहीं खुला रास्ता देख के साइड में होना पड़ता है और तब वो आगे वाली गाड़ी निकलेगी। और इतनी ज़्यादा हाइट पे रहेगा ना, और हवा का प्रेशर गाड़ी के ऊपर, और एक तरफ खाई है और एक तरफ रास्ता है। और इतना डर लग रहा था ना, ऐसे लग रहा था अगर हवा तेज़ चली तो हम नीचे ही ना गिर जाएं। मतलब इतना डेंजरस था। और ब्लाइंड कर्व्स बहुत आते हैं, आप मुड़ते हुए हमेशा हॉर्न मार के ब्रेक लगा के मुड़ना। कर फुल स्पीड में मुड़ोगे और आगे से कोई गाड़ी और सडनली ब्रेक लगानी पड़ी तो बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। तो ब्लाइंड कर्व्स हद से ज़्यादा हैं, शूटिंग एरिया है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा संभल के, मतलब ड्राइवर ऐसा लेके जाना जो एक्सपीरियंस्ड हो पूरा। मेरे तो हस्बैंड माशाल्लाह इतनी अच्छी ड्राइव करते हैं, मुझे तो दिक्कत नहीं आती उनके साथ कहीं पे भी जाने में, कैसा भी रोड हो कुछ भी हो, उनकी ड्राइव पे मैं आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकती हूँ। आप भी कुछ, जो बंदा ड्राइव करे ये मत सोच लेना कि आपने ऐसे ऐसे पहाड़ों में चलाई हुई है तो आप स्पीति में ईजिली चला लोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। स्पीति की ड्राइव बिल्कुल डिफरेंट है और स्पीति की सड़कें बिल्कुल डिफरेंट है। हम नाको जाने के लिए यहाँ पे आके रुके हैं एंड उधर नहीं जाना, उधर सिर्फ कैंपिंग्स है। यहाँ से ये सीढ़ियाँ उतरती हैं जहाँ से हम, वो लेक दिख रही है ना, वो देखने जाना है। तो बात करते हैं नाको लेक की। नाको लेक मुझे जाना वर्थ नहीं लगा। लाइक
थोड़ा लेक को मेंटेन नहीं करके रखा हो, बहुत स्मेल ज़्यादा चढ़ रही थी वहाँ पे जाके ना, गंदी स्मेल आ रही थी। और मतलब व्यू वहाँ का अच्छा है नो डाउट, मतलब दूर से अगर फ़ोटोज़ क्लिक कर पीछे बर्फ़ के पहाड़ आ जाते हैं, सेंटर में लेक आ जाती है। बट अगर मैं नहीं भी जाती तो चलता, क्योंकि उन्होंने मेंटेन नहीं करके रखा हुआ। नीट एंड क्लीन क्रिस्टल लेक होती तो मैं बार बार जाती वहाँ पे। क्रिस्टल लेक नहीं है, पानी पूरा गंदा हो चुका है, स्मेल वहाँ पे आ रही है ना, तो उन्होंने मेंटेन नहीं करके रखा हो, तो मुझे वर्थ नहीं लगा। नाको तो मैं नहीं भी जाती, क्योंकि फिर देखो ताबो के रास्ते से अलग जाना पड़ता है अपने को नाको के लिए, 10-11 किलोमीटर अंदर है ना, तो मुझे वर्थ नहीं लगा। और 10-11 किलोमीटर जाना मतलब आधे पौने घंटे का रास्ता है, 1 घंटे का ही लगा लूँ। और फिर हम वहाँ से लेक देख के हम हमारे वहाँ पे ना जब हम कोई पैकेट्स लेके आए ना, सब इतने ज़्यादा फूल चुके हैं बैलून्स की तरह। आई डोंट नो व्हाट आर लॉजिक बिहाइंड, बट लुक एट दिस, सब पैकेट्स फूले हुए हैं बुरी तरीके से बैलून्स के तरह, सबके पेट फूले हुए हैं। तो फिर हम नाको लेक देख के निकल गए मम्मी टेम्पल के लिए। हमने मम्मी टेम्पल के लिए मैं हद से ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था। मैंने अपनी लाइफ में कभी मम्मी नहीं देखी अपनी आँखों से ऐसे सामने से, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब हम चले थे कल्पा से, तब पहाड़ थे बड़े बड़े पत्थर वाले, और धीरे धीरे पहाड़ होते जा रहे हैं छोटे पत्थर वाले। धीरे धीरे ना पत्थर छोटे होते जा रहे हैं, पहाड़ उतने ही डेंजरस होते जा रहे हैं, क्योंकि ये पत्थर छोटे हैं और ऊपर ही जानवर चढ़े होते हैं पहाड़ों के ऊपर, तो पत्थर बहुत ज़्यादा नीचे गिरते हैं। और आपको ना इस बात का ध्यान रखना होगा जब भी आप स्पीति में आते हो, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हाइट पे ना, यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, तो अपनी बॉडी को फुल हाइड्रेट रखना। पानी थोड़ा 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 करके पूरे रास्ते पानी पीते जाना है आप लोगों ने, और खाली पेट कभी नहीं जाना, कुछ ना कुछ खा के हमेशा तभी जाना है आपको इन पहाड़ों में। अदरवाइज़ आप खाली पेट होंगे ना, तो इतनी हाइट पे जाके और ऊपर से पत्थर वाले पहाड़ देख के आपको चक्कर आएंगे और आप कभी भी गिर सकते हो, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। जो ग्यू टेम्पल है ना 11 किलोमीटर आगे है, मतलब मेन रोड से हटके जब हम ग्यू टेम्पल की तरफ रास्ता जाता है तो वो 11 किलोमीटर आगे का है। पर रास्ता थोड़ा टाइट है बट अच्छा है, ऐसा कुछ डेंजरस नहीं है। और मम्मी टेम्पल जाने के लिए हमें, जैसे ही हम काजा की तरफ जाते हैं तो एक ना गेट दिखेगा राइट में आपको, जो मम्मी टेम्पल ग्यू विलेज लिखा होता है, तो हमें वहाँ टर्न करना है। क्योंकि हम जब जा रहे थे ना, हमारे सामने वाले लोग पूरी बस गलत मुड़ गई थी, क्योंकि वो टर्न ही ऐसा है। तो ग्यू टेम्पल का गेट दिखता है, क्योंकि जितने भी गेट आए ना उन पे ध्यान रखना ग्यू टेम्पल का गेट कौन सा है। तो लेफ़्ट में जाते तो हम काजा के लिए निकल लेते, और राइट को गए हम तो ग्यू टेम्पल के लिए निकले। और ग्यू टेम्पल विलेज है ना, जो आप ऐसे विलेज में कभी नहीं गए होंगे, पूरा ब्लैक सा विलेज है। लाइक कैसे मैं बताऊँ, कोई ग्रीनी नहीं है वहाँ पे, जितने भी पेड़ हैं सब ब्लैक हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई हॉरर मूवी देखते हैं ना, हॉरर मूवी देखते हैं और हॉरर मूवी में जैसे घर दिखाते हैं, जैसा एरिया दिखाते हैं, बिल्कुल सेम वैसा था वो। हम मतलब एंटर कर रहे थे, मेरे को डर लग रहा था कि हम कैसे एरिया में आ गए। मेरे को मम्मी देखने की जितनी एक्साइटमेंट थी ना, मैं उतना डर भी रही थी अंदर से कि हो, मतलब मैं कैसे देखूंगी उनको, है ना, आंखों से। तो हम आ गए, पर माशाल्लाह जब हम वहाँ पहुँचे ना ऊपर,
मम्मी टेम्पल के बाद इतना अच्छा व्यू था। और मेरे फ़ोन के नेटवर्क्स, मानोगे आप लोग, इंडिया में बज रहे थे 3 और मेरे दोनों फ़ोन ने टाइमिंग क्या उठा रखी थी, रात के 6:15 बजे। हाँ, 4 बजने वाले थे अपने यहाँ, अभी 4 भी नहीं बजे थे और मेरे फ़ोन में 6:15 दिखा रहा था। लाइक मेरे दूसरी कंट्री की टाइमिंग मेरे फ़ोन ने उठा ली थी। कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है, तेरे फ़ोन में टाइम कैसे बदल गया, अभी तक तो ठीक आ रहा था। तो फिर मैं बाइकर्स आए हुए थे कुछ, मैंने बाइकर्स को पूछा आपके फ़ोन में टाइम क्या हो रहा है, उन्होंने बोला शाम के 6:15। फिर वो शॉक्ड हुए, कहते 6:15, हम तो इतने बजे यहाँ पहुँच गए थे। तो मैंने कहा हाँ, मेरे फ़ोन में भी टाइम चेंज हुआ है। तो उनके सबके फ़ोन में टाइम चेंज हो गया। ये ग्यू विलेज है ना, ये 6 से 8 महीने बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे, हद से ज़्यादा बर्फ़ रहने की वजह से ये दुनिया से थोड़ा अलग ही है। मतलब यहाँ पे बहुत कम लोग आते जाते हैं। यहाँ की तादाद 30 लोगों की तादाद है यहाँ पे, मुश्किल से 30-40 लोग रहते हैं इस पूरे गांव में। तो ये मतलब बिल्कुल ही सारे विलेजेस से अलग विलेज है। पदम संभो गुरु जी, हाँ जी, अंदर जा सकते हैं। शूज उतार के ना अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, ऐसे चल जाइए आप। मेरे यहाँ पे ना टाइमिंग बिल्कुल अलग उठा रहा है, लाइक चाइना की टाइमिंग उठा रहा है। किसी के फ़ोन में दोपहर के 3:30 में, मेरे फ़ोन में बिल्कुल अलग हुई है टाइमिंग, मतलब स्ट्रेंज। और ये जो है ये मोमी टेम्पल है, दिस वन मोमी टेम्पल। ये इनके कोई राजा है, उनका टेम्पल है। और यहाँ पे इन्होंने मम्मी को रखा हुआ है, दिस इज मम्मी टेम्पल। लामा सांगला तेंजिंग, ये जो मम्मी है, ये मम्मी तिब्बत से ग्यू विलेज में आकर इन्होंने तपस्या की थी। मतलब इन्होंने अपने आप को साधना में इतना लीन कर लिया था कि इन्होंने अपने प्राण ऐसे बैठे बैठे त्याग दिए। और ये दुनिया की ऐसी फर्स्ट मम्मी है जो बैठी हुई अवस्था में, अदरवाइज सारी मम्मी हमें लेटी हुई हमने वीडियोस में देखी हैं, बट ये फर्स्ट मम्मी ऐसी। और आज भी इनके बाल बढ़ते हैं और आज भी इनके नाखून बढ़ते हैं, मतलब शॉकिंग है ये सब। जब इन्होंने अपने आप को साधना में लीन किया तब ये 45 साल की थी। 1974 में ना भूकंप आया था तो मम्मी ज़मीन में दफन हो गई थी। तो फिर 1995 में ना जवानों ने सड़क खुदाई की और उनके सिर में वो कुल्हाड़ा लग गया था, जिसकी वजह से उनके सिर में से खून निकला। तो उनको पता लगा कि नीचे कोई दफन होया हुआ है। ये निशान आज भी देखा जा सकता है जो उनके सिर में लगा था ना। मम्मी को 2009 में ITBP कैंपस में रखा हुआ था, बट लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ लगती थी उनको देखने के लिए, तो उन्होंने उनको ना ग्यू विलेज में भेज दिया। और ग्यू विलेज में तो ऑब्वियस लोग बहुत कम जाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने उनको वहाँ पे भेज दिया। और ये मम्मी का नाम है लामा। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आके, अपनी आँखों से एक्सपीरियंस करके। मैं अपनी लाइफ में नहीं सोच सकती थी मैं ऐसी जगह भी आऊँगी, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करूँगी जिसके बारे में मैंने कभी पढ़ा और वीडियोज़ में देखा है, राइट। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सब देख के। तो होप गाइस आपको मेरी ये ग्यू विलेज की सीरीज़ अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगा है देखने में तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके आगे और भी ऐसी कुछ बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँ जो मुझे लाइफ में कभी एक्सपीरियंस करनी थी और मैं कर रही हूँ। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।